यहां मंच पर विराजमान डॉक्टर अनिल पटेल जी, श्री प्रतीक कंचन जी, श्री भावेश बराड़ जी, यहाँ के रजिस्ट्रार पीएम पटेल जी, श्री विजय शर्मा जी, और कोई भी जब अनुष्ठान किया जाता है तो कहा जाता है स्थान देवताभ्यो नमः, अर्थात यहाँ की अधिष्ठात्री वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध भाइयों और बहनों और छात्र छात्राओं, आज हम सब वन नेशन वन इलेक्शन के विषय के ऊपर विचार करने के लिए यहां एकत्र हैं। और आप देखिए कि इसमें कितना सुखद संयोग है कि हम गुजरात की धरती पर हैं, जहां से वन नेशन का आर्किटेक्ट माने जाने वाले सरदार पटेल की जन्मभूमि है। यानी आजादी के बाद वन नेशन के कॉन्सेप्ट को यदि मूर्त रूप प्रदान किया गया तो यहीं से, और उसमें भी गुजरात यूनिवर्सिटी में है। भी एक संयोग देखिए कि अब वो वन नेशन के उस कॉन्सेप्ट को अपनी पीक की तरफ प्रोपोगेशन में ले जाने के लिए नियति ने जिनको चुना है इस अमृत काल में, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से है। और यही विश्वविद्यालय के वो भी एलमनी हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी एलमनी। और मुझे और प्रसन्नता इसलिए होती है कि भाई मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, अर्थात मोदी जी की कर्म भूमि से आ रहा हूं और जन्मभूमि में आप सबके समक्ष उपस्थित है। परंतु उसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो वन नेशन का कॉन्सेप्ट स्थापित न होने पाए, उसको चुनौती देने वाले जिन्ना भी यहीं से निकले थे। और आज एक संयोग देखिए कि वन नेशन को शिखर पर ले जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आज गुजरात में हैं, और वन नेशन के खिलाफ रहने वाले भारत की राजनीति के चिर युवा, उम्र 55 की दिल बचपन की, वो भी आज गुजरात में है। मुझे लगता है ऐसे सुंदर संयोग बहुत कम समय पे बनते होंगे। अब हम जिस सभागार में हैं वो है अटल कलाम सभागार, मुझे बताया गया। अब हम जब इस कॉम्प्लेक्स में हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, फिर हमें ध्यान आता है अटल जी के नाम से कि इस भारत में जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो इलेक्शन से पहले नेता बन के प्रधानमंत्री हुए। जो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 2007 के बाद का कोई सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, मोदी जी की रेटिंग 50%, 55% से लेकर 70-72% थी कि लोग कहते थे कि ये प्रधानमंत्री होने चाहिए इलेक्शन से पहले। और आप राह चलते किसी से पूछिए 2011-12 आते आते किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आदमी छूट से ही कहता था कि मोदी जी को होना चाहिए। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, 2013 की बात है, यह महीना था मई के आसपास का, तब तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट अनाउंस्ड नहीं हुए थे। तो क्या हुआ कि एक पार्टी की बैठक थी, वो लेट चलने वाली थी, तो हमने अपने ड्राइवर को छोड़ दिया। जिन सज्जन के यहां बैठक थी उन्होंने कहा मैं अपने ड्राइवर से छुड़वा दूंगा। तो 12 साढ़े 12 बजे घर पे आए और थोड़ी देर के बाद उसी ड्राइवर का फोन मेरे फोन के ऊपर आ रहा था। तो मैंने कहा ये इतनी रात में क्यों फोन कर रहा है। मैंने उठाया तो उसने कहा कि एक पुलिस वाले सज्जन हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। किसी पुलिस वाले ने उसको रोक लिया। तो मुझे लगा शायद इसने कुछ गलत गलत पार्किंग कर दी होगी, या रात में कई बार इंक्वायरी हो जाती है इसलिए। तो मैंने उससे पूछा कि इसने कुछ गलत किया है क्या। तो उसने कहा नहीं साहब, गलत नहीं किया है, केवल गाड़ी पार्क किए हुए था काफी देर से सड़क के किनारे पे, उसके कुछ एटीएम में प्रॉब्लम आ गई थी। तो रात में जैसे पुलिस जाती पेट्रोलिंग पे और उसे लगे कि कोई व्यक्ति सड़क के बीच में काफी देर से खड़ा है तो पूछने लगते हैं। तो उसने कहा कि जब इन्होंने बताया कि आप पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, तो मैंने कहा कि जरा मेरी एक बात करवा दें। तो पुलिस वाले ने कहा मुझे इसके संदर्भ में कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार हैं तो बस उनको एक ये सलाह दीजिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवा दें, तो ये देश नई दिशा में जाएगा। आप सोचिए ये पुलिस वाला है। हम लोग गए एक मंदिर में दर्शन करने, उस समय राजनाथ सिंह जी भी वहां थे। मंदिर का पुजारी कहता है बस मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित करवा दिए, दुष्टों का संहार वही करेंगे। आप सोचिए ये भाव। और अटल जी के बारे में, हम लोग बच्चे थे, 40 साल तक 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा
कि एक दिन ये युवक देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और जब वो 96 और 98 में बने, यानी 40 साल तक देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा। ये होता है वास्तविक नेतृत्व, यानी जनता का समर्थन, पार्टी का पूरा समर्थन, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनना। बाकी सब लोग कैसे प्रधानमंत्री बने आपको पता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका मैं उन्हीं की जबानी कोट कर रहा हूं, प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में उन्होंने खुद ये बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है बनने के लिए। दैट्स हाउ द प्राइम मिनिस्टर्स आर मेड। देवगौड़ा जी, गुजराल जी कैसे बने सबको पता है। श्री पीवी नरसिम्हा राव तो संन्यास ले चुके थे, उसके बाद आ गए। राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद मृत्यु से उपजी परिस्थितियों से बन गए। वैसे उनके बारे में अभी उनके मित्रों ने बड़ा विचित्र खुलासा भी कर दिया है उनकी योग्यता के बारे में, वो एक अलग विषय है। इंदिरा जी कैसे बनी? कांग्रेस के अंदर इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया की संज्ञा पाकर बनी थी। जनता के समर्थन से पहली बार पीएम नहीं बनी। और जवाहरलाल नेहरू जी कैसे बने? 26 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जब कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसी को इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व लेना था, तो नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो सारी प्रदेश कमेटियों से एक वोट पट्टाभी रमैया को, एक वोट कृपलानी को, और शेष सारे वोट सरदार पटेल को, और 0 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को। लोकतंत्र के रक्षकों को देखिए, 0 वोट पाके प्रधानमंत्री बनने वाले शायद वो दुनिया के इकलौते व्यक्ति होंगे। तो ये दर्शाता है बाकी सब पीएम बन के नेता बने, हमारे नेता नेता बन के पीएम बने, चुनाव के द्वारा बने। अब कलाम साहब की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूं, कलाम साहब सिर्फ भारत के एक बहुत मूर्धन्य वैज्ञानिक नहीं थे। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट पूरे आलमे इस्लाम में पिछले कई 100 सालों में नहीं पैदा हुआ। शायद जिन लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हो उन्हें पता हो, तकरीबन 10वीं शताब्दी के आसपास एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी थी बगदाद में, जिसको बैतुल हिकमत कहते थे। उसके बाद जब वहां एक गजाली मूवमेंट शुरू हुआ और वो फंडामेंटलिज्म की तरफ जाना शुरू हुए 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद, तब से लेके आज तक कलाम साहब से बड़ा साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ। आप सोचिए, हम उस जगह पे बैठे हुए हैं, मगर अफसोस कि कलाम साहब का विरोध उन लोगों ने किया था कि वो राष्ट्रपति ना बनने पाए, जिन्होंने कहा दोबारा राष्ट्रपति ना बनने पाए। एक ही दिन कलाम साहब का नमाज़े जनाजा हुआ था और उसी दिन याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ था। याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में कितने लोग गए थे और कितनों ने स्टेटमेंट दिए थे, और कलाम साहब के साथ कौन गए थे? ये लोग कलाम साहब के साथ नहीं, आज भी औरंगजेब के साथ खड़े हुए हैं। ये दर्शाता है कि कितनी सोच के अंतर से हम चल रहे हैं और किस सोच के अंतर से वो चल रहे हैं। देखिए, चुनाव का जब विषय आता है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो चुनाव को लोकतंत्र का पर्व माना जाता है और उत्साह होता है। देखिए, चुनाव के दौरान एक अलग माहौल रहता है, चुनाव प्रचार हो रहा होता है, टीवी पे डिबेट हो रही होती है, झंडे बैनर दिख रहे होते हैं, नेताओं की सभा हो रही होती है, तो एक त्योहार जैसा माहौल होता है। पर अगर त्योहार बहुत जल्दी जल्दी आने लगे तो लोग कहेंगे कामकाज की हानि होने लगी है। वैसी परिस्थिति यहां पे आती थी। एक बार अटल जी ने कहा था कि चुनाव लोकतंत्र के हृदय की धड़कन है, पर धड़कन अगर जल्दी जल्दी दिल धड़कने लगे तो समझिए स्वास्थ्य के लिए कोई समस्या पैदा होने वाली है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विचार रखा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो तो व्यवस्थागत दृष्टि से उचित और प्रभावी रहेगा। अब इसके पीछे जो रीजंस हैं वो मैं आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके बताता हूं। नंबर 1 है फंक्शनल रीजन, दूसरा है पॉलिटिकल रीजन, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन, और चौथा है सोशल रीजन। पहले हम फंक्शनल रीजन पे देखें। देखिए, यदि एक साथ चुनाव होता है तो क्या होता है कि देश के संसाधन, देश की व्यवस्थाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, जैसे पिछला 2024 का चुनाव हुआ तो 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ चुनाव की प्रक्रिया में। ये सब तो ऑफिशियल वाला है, और अनऑफिशियली जो कुछ लोग खर्चे हुए उसका कोई प्रॉपर अकाउंटेंसी सरकार के पास नहीं होती है। तो आप सोचिए, इतना पैसा खर्च होता है और जब ये बार बार ये इलेक्शंस होते हैं तो सरकार को सहजता से कामकाज करने की बहुत चुनौती रहती है। आप देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ,
उसके जस्ट बाद 3 महीने के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव, उसके 2 महीने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, उसके 2 महीने के बाद दिल्ली का चुनाव, और अब अभी से शुरुआत हुई और बिहार के चुनाव पे बात आने लगी। 26 शुरू होगा तो असम और बंगाल का चुनाव, 26 का सेकंड हाफ आएगा केरल और तमिलनाडु का चुनाव, 27 शुरू होगा तो यूपी, पंजाब और गोवा का चुनाव, 27 का एंड की तरफ आएंगे तो गुजरात का चुनाव। तो ये तो चलता ही रहेगा। यानी मौसम बदलते हैं मगर चुनाव का मौसम इस देश में नहीं बदलता। मतलब जाड़ा, गर्मी हो या बरसात, हर मौसम में चुनाव की बात, तो पूरा देश इलेक्शन मोड में ही रहता है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही कि एक बार सब कुछ सेटल हो जाए तो कम से कम, चाहे किसी भी की सरकार बने किसी भी राज्य में, मुझे मुख्यमंत्रियों के साथ भी मिलकर काम करना है, देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। तो 4.5 साल सब लोग मिलकर कंस्ट्रक्टिव काम करें, उसके बाद लास्ट के 6 महीने में जो भी पॉलिटिकल बात करनी है वो करें। मोदी जी ने यह बात बोली कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बेहतर सामंजस्य करूं, परंतु चुनाव की वजह से वो स्वयं नहीं कोऑपरेट करना चाहते और मुझे भी प्रचार के दौरान जाके उनके खिलाफ बोलना पड़ता, उनकी कमियों को उजागर करना पड़ता है। तो इस वजह से एक फंक्शनल समस्या इस देश में बनी रहती है। इसकी बजाय यदि एक बार वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि वो 4.5 साल के लिए सब लोग मिलकर ईमानदारी से काम कर सकते हैं। दूसरा, आप फंक्शनल एस्पेक्ट देखिए कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका मुख्य काम इलेक्शन करवाना नहीं है, वो डिफरेंट जगहों पे आप डिप्लॉयड हैं। यदि एक बार तय हो जाए कि इस 1 महीने में ही उनके दोनों काम हो जाएंगे तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और उसकी फर्दर फ्यूचर की प्लानिंग बेहतर तरीके से की जा सकती है। फंक्शनल में तीसरा एस्पेक्ट, हमारे सरकारी कर्मचारी और स्कूल के, कॉलेजेस और स्कूल्स के जो टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगती है, वो भी एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि बस यही एक समय है, उसके बाद बाकी समय में बार बार उनकी ड्यूटी लगना और उस वातावरण की आवश्यकता नहीं होगी। तो फंक्शनल दृष्टि से यानी ऑपरेशनल दृष्टि से यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए बहुत सारे, बहुत एप्रोप्रिएट चीजें हमारे सामने आ जाएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के टॉप देशों में हमारा शुमार है। दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं उनमें से एक देश बताइए जहां हमारी तरह चुनाव होते रहते हो लगातार। क्या अमेरिका में होते हैं? नहीं। इंग्लैंड में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, फ्रांस में होते हैं, चाइना में तो चुनाव होते ही नहीं है, या रशिया में कहीं नहीं होता है। तो हम ही एक विचित्र परिस्थिति से जूझते हैं कि हम हर समय फंक्शनल लेवल के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स के साथ चलते हैं। कई बार हम लोग टीवी डिबेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे ये तो आप काम इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव का समय है। तो मैं कहता हूं भाई बता दो कौन सा समय चुनाव का नहीं है, कौन सा मौसम चुनाव का नहीं है। जब सदा सर्वदा चुनाव का मौसम है तो कोई भी वक्तव्य दिया जाएगा उसे चुनाव के साथ ही जोड़ा जाएगा या चुनाव को ध्यान में रखकर ही वक्तव्य दिए जाते हैं। यह भी एक चुनौती होती है। अब आप इससे आइए, ये फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल के ऊपर कितनी एफिशिएंसी आएगी, इस बारे में चुनाव आयोग ने 1983 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद 1989 में राजीव गांधी जी के जमाने में लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी कि इलेक्शन साथ साथ होने चाहिए। चुनाव आयोग के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, एक ही मतदाता सूची रहेगी जिससे लोकसभा और विधानसभा दोनों होंगे। मतदाता सूची में करेक्शन करने अथवा चुनावी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के जो डिसीजन लेने हैं उसके लिए उनके पास पर्याप्त समय रहेगा। तो अगर आप फंक्शनल दृष्टि से देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी वन टाइम में होने वाला इलेक्शन देश की स्मूथ फंक्शनिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब दूसरा आता है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में देखिए क्या होता है, जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो लोकसभा चुनाव का प्रभाव विधानसभा के ऊपर पड़ जाएगा। जो लोग ये कहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब पहला चुनाव किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा साथ होने से लोकतंत्र के लिए चुनौती पैदा होगी तो इसका मतलब आप संविधान निर्माताओं के भाव और विवेक को चुनौती दे रहे हैं। 52 से लेकर 67 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन ही चला है। अगर ऐसा होता तो हमारी संविधान सभा में
जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, नेहरू जी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, सरदार पटेल थे, के एम मुंशी थे, बहुत सारे लोग थे। वो क्यों ये तय करते कि इलेक्शन साथ साथ होने चाहिए? इसलिए जो भी इसका विरोध कर रहा है, इसका मतलब वो संविधान सभा के मूल विचार के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब आप दूसरा पॉलिटिकल एंगल देखिए। पॉलिटिकल एंगल ये दिखाई पड़ता है, जो लोग कहते हैं कि साहब इलेक्शन में ऐसा होगा, तो मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। इस बार 2024 के चुनाव में तो हमारी सरकार बनी, मगर 2019 का लोकसभा चुनाव, तेलंगाना, आंध्र और उड़ीसा का चुनाव लोकसभा के साथ हुआ। लोकसभा में हमें शानदार सफलता मिली, 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। मैं 2019 की बात कर, मगर तेलंगाना में भी टीआरएस की सरकार बनी, आंध्र में जगनमोहन रेड्डी की सरकार बनी और उड़ीसा में बिजू जनता दल की सरकार बनी। तो जो लोग ये कह रहे हैं, यानी एक ही दिन में वहां के मतदाता को एक ही बूथ पे जाके 2 बटन दबाने थे, एक इस मशीन में एक इस मशीन में, और उसने उसका ध्यान रखा कि किस मशीन में किसको वोट देना है और किस मशीन में किसको वोट देना है। मैं दूसरा एक व्यवहारिक उदाहरण बताता हूं। 1999 का महाराष्ट्र का चुनाव एक ही दिन हुआ। विधानसभा में हमारी सरकार नहीं बन पाई, तब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आ गई, मगर लोकसभा में मेजॉरिटी सीटें हमको मिली जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे दूसरी बार, 99 की बात है। और जो एनडीए को वोट मिले लोकसभा में, वो विधानसभा से मिले वोट में से 10% ज्यादा थे। अर्थात पूरे महाराष्ट्र में 10% मतदाता ऐसा था जिसने विधानसभा में किसी और के लिए बटन दबाया और लोकसभा में किसी और के लिए बटन दबाया। इसलिए जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब वो भारतीय मतदाता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय मतदाता बहुत समझदार है, उसे ये पता है कि मुझे कहां पर किसको वोट देना है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूं। हमारा जो लखनऊ में घर पड़ता है, वो लखनऊ पूर्व विधानसभा में पड़ता है। वहां हमारे सरकार के एक पूर्व मंत्री थे गोपाल टंडन जी, उनकी मृत्यु हो गई तो वो सीट खाली हो गई। तो इसी 2024 के लोकसभा में उसके साथ बाई इलेक्शन हुआ। अब लखनऊ से राजनाथ सिंह जी लड़ रहे थे लोकसभा का कैंडिडेट। लखनऊ पूर्व विधानसभा से बीजेपी को लीड मिली 70,000 की, और लखनऊ पूर्व विधानसभा से हमारा प्रत्याशी जीता 50,000 से। इसका मतलब 20,000 मतदाता एक विधानसभा में ऐसा था जिसने लोकसभा में किसी और को बटन दबाया और विधानसभा में किसी और को बटन दबाया। इसका मतलब यदि कोई ये कहे कि एक साथ चुनाव होने से इनको फायदा होगा और उनको नुकसान होगा, सरासर गलत है। बल्कि इसका उल्टा भी हो सकता है। विधानसभा की चीज का इंपैक्ट लोकसभा पर भी आ सकता है। कभी कभी राज्य सरकार के प्रति जो वातावरण हो, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चुनाव में रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसलिए बिल्कुल फैक्ट्स के बेस पर देखें तो ये बात टोटली निराधार नजर आती है कि पॉलिटिकली कोई ये सोचे कि अमुक को लाभ होगा या अमुक को नहीं लाभ होगा। ये बात संविधान निर्माताओं की मूल भावना के भी खिलाफ है। और एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर अवेलेबल जहां पर कि लोगों ने किसी और को वोट दिया विधानसभा में सेम टाइम में और लोकसभा में। इवन आप ये भी देखिए ना, जरा से अंतराल के बाद कितना अंतर होता है। लगभग हरियाणा का चुनाव लोकसभा के जस्ट बाद हुआ और विधानसभा में जनता ने कोई और निर्णय दे दिया। महाराष्ट्र का चुनाव भी थोड़े ही अंतराल पे हुआ, लेस देन 6 मंथ्स में, उसके बाद अलग निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि जो लोग भारत के लोकतंत्र की जीवंतता और विविधता यानी वाइब्रेंसी ऑफ दी डेमोक्रेसी को नहीं समझते हैं, वो इस प्रकार के सवाल उठाते हैं। अब इसके अलावा अगर आप एक दूसरा एंगल देखें तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी आता है। अब लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कैसे हो सकता है, बीच में अगर सरकार गिर गई तो क्या होगा। इस बारे में रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में आई है और सदन में डिस्कस होगा तो उसका रास्ता निकलेगा। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनली कह रहा हूं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनली एक पैरामीटर पर तो 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू है। कोई भी एमएलए और एमपी की सीट अगर वैकेंट होती है, चाहे किसी के रिजिग्नेशन से या डेथ से, तो जो नया व्यक्ति सेलेक्ट होता है वो बचे हुए टर्म के लिए होता है। वो ये नहीं कह सकता मेरा 5 साल आज से शुरू माना जाएगा ना। अब आप बचे हुए टेन्योर के लिए ही होंगे। तो ये व्यवस्था जब हमने एमएलए और एमपी में स्वीकार कर रखी है, तो कौन सा रीजन है कि ये व्यवस्था सरकार के लेवल पे नहीं हो सकती। मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूं। जब मैं पहली बार राज्यसभा में आया 2019 में,
तो श्री अरुण जेटली जी के निधन से जो सीट खाली हुई थी वो मुझे मिली, तो मेरा टेन्योर उनका बचा हुआ टेन्योर था। ये थोड़ी कहेंगे कि अब मेरे 6 साल आज से शुरू हो गए, नहीं होता। ये संविधान की व्यवस्था है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि एमएलए और एमपी की जो भी सीट वैकेंट होगी वो बचे हुए टेन्योर के लिए होगी, तो उस प्रकार से रास्ता निकाला जा सकता है कि यदि कोई सरकार गिरेगी बीच में, तो ऐसा नहीं कि सरकारें गिरने की व्यवस्था ही नहीं होगी, सरकार गिरने की पूरी व्यवस्था रहेगी, परंतु एक व्यवस्था रहेगी कि वो बचे हुए टेन्योर के लिए आ सकते हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनली किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न होने पाए। दुनिया के बड़े देशों में भी यह कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, जैसे अमेरिका में यह है कि अगर किसी कारण से प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए तो रेजिडुअल टेन्योर वाइस प्रेसिडेंट पूरा करेगा। इलेक्शन वही होगा हर चौथे साल नवंबर के महीने में, शायद सेकंड मंगलवार होता है उस दिन होगा। तो आप अगर संवैधानिक दृष्टि से भी देखें तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट करके रखा हुआ है, पर जब आप संविधान के साथ पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं तब समस्या आती है। 1952 से 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था। समस्या आई 67 के बाद, जब 68-69 में बहुत सी सरकारें गिरने शुरू हुई। वो क्यों? अंतरात्मा की आवाज जाग गई। शायद लोगों को पता होना चाहिए 68-69 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आह्वान किया अपने ही पार्टी के सांसदों का कि अपनी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए नीलम संजीव रेड्डी थे और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने अपनी पार्टी के एमपी से कहा कि विप को मत मानो, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो। यानी अपनी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ अपनी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर सीधे आह्वान करे, ऐसी अंतरात्मा कांग्रेसियों के अंदर ही हो सकती है। और एक बार सरकार गिरी, फिर अनेक राज्यों में सरकारें इधर से उधर गिरी, फिर अंतरात्मा की आवाज ऐसी जगनी शुरू हुई कि कोई इधर जाता था, कोई उधर जाता था, फिर इधर से उधर आता था, फिर उधर से इधर जाता था। 70 और 80 के दशक में सरकारों के गिरने बनने का सिलसिला बढ़ता चला गया। तब राजीव गांधी जी के जमाने में दल बदल विधेयक लाना पड़ा ताकि आप बहुत सहजता से स्विच ओवर न कर सकें। और फिर अटल जी की जब सरकार आई तो दल बदल विधेयक को और कड़ा और प्रभावी बनाया गया, अब जिसकी वजह से आज किसी के लिए भी स्विच ओवर करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि सरकारें अब अपेक्षाकृत रूप से अपना कार्यकाल पूरा करने लगी, चाहे गठबंधन की सरकारें भी हों तो वो भी अपना कार्यकाल पूरा करने लगती हैं। अब आप ये देखिए कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ खुद अपने नेताओं से वोटिंग कराई, वो कहते हैं लोकतंत्र के रक्षक हम हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई चीज नहीं हो सकती। अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन की ब्रेकिंग जहां से शुरू हुई, वो वही लोग आज कहते हैं कि वो उसके बड़े रक्षक हैं। वैसे तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा, तीसरा प्रश्न वो पॉलिटिकली क्या उठाते हैं। साहब, अगर एक ही बार इलेक्शन होगा तो जो एमएलए एमपी चुन जाएगा वो बाद में पब्लिक का ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि अब उसे पता रहेगा 5 साल बाद आना है। अब देखिए, ये भी वो कैसी सोच है। ये वो सोच है, इसका मतलब कि अगर आप चुन के आते हैं तो उसको अपना प्रिविलेज मानते हैं। अगर सेवा का भाव मानेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक दिन के लिए भी छोड़ें। और उसका प्रमाण क्या है? हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तकरीबन 11 साल होने को आ रहे हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। और जो लोग हर संसद सत्र के बाद विदेश घूमने चले जाते हैं, उनके मन का भाव ऐसा हो सकता है कि अरे फिर कौन काम करेगा। मोदी जी ने बताया है पॉलिटिक्स एक मिशन है और उनके लिए प्रोफेशन है। प्रोफेशन में छुट्टी होती है, मिशन में छुट्टी नहीं होती है। तो यदि आप मिशनरी भाव से काम करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता। और वैसे मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को तो इसको और एक्सेप्ट करना चाहिए। भैया, एक बार चुनाव हो जाएंगे, उसका तुम साल 2 साल भी विदेश घूमते रहो, कौन पूछने वाला है। अगले चुनाव के आसपास आना तो आपके लिए तो सुविधा हो जाएगी। ऊपर से आप ही आरोप लगाते हैं कि साहब अमित शाह जी ने ऐसा माहौल बना रखा है, बीजेपी तो एक इलेक्शन मशीन में तब्दील हो गई है और ऐसी इलेक्शन मशीन हमारे पास नहीं है। तो मेरे भाई, अगर मशीन नहीं है तो भी बार बार मैच क्यों खेलना चाहते हो? तो मशीन नहीं है तो तुम्हें और कहना चाहिए हाँ साहब हम तो एक बार किसी तरह अपने कैडर को एक्टिवेट कर पाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। आपके तो हमारे पास मशीन, हम तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी है। जब कहो चलो दिलदार चलो, हमें तैयार चलो, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। आपके लिए समस्या है, आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, पॉलिटिकल के साथ साथ एक बहुत बड़ा इसमें कारण है, वो है सोशल। देखिए, चुनाव के समय एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है।
और समाज के अंदर टकराव क्रिएट करके वोटों का एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बहुत से दल बहुत अनैतिक और अवांछित तरीकों को एडॉप्ट करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, अभी चुनाव हुआ दिल्ली का, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने क्या कहा, हरियाणा वालों ने यमुना में जहर मिला दिया पानी में। अरे इस ढंग का एब्सर्ड और वाहियात आरोप तो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भारत पर नहीं लगाया कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है। आप एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में इतनी नफरत पैदा करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि हरियाणा का चुनाव तो निकल गया, अब तो दिल्ली का चुनाव है। बस अगर हरियाणा में भी चुनाव हो रहा होता तो ऐसा बयान देने से पहले 100 बार ही चखते। अब आप आइए, अभी लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया फालतू का कुंभ है, क्योंकि बिहार का चुनाव नजर आ रहा है। ममता बनर्जी जी ने कह दिया मृत्यु कुंभ है, क्योंकि बंगाल का चुनाव नजर आ रहा है। अभी आपने देखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, एक बहुत ही उपयुक्त और प्रभावी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें मातृभाषा पे अधिक जोर दिया गया। पहली बार ऐसा है कि हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा और एक भाषा और पढ़नी पड़ेगी। इससे ज्यादा वैज्ञानिक और व्यवहारिक व्यवस्था नहीं हो सकती। अब उसके खिलाफ मुद्दा बनाए हुए हैं कि हिंदी को इंपोज कर रहे हैं। क्यों? अगले साल चुनाव आने वाला है तमिलनाडु में। अब अगर यही चुनाव साथ साथ हो रहा होता तो उनको समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी को लगता भैया संभल के रहो, थोड़ा सा संभल के रहो, उधर भी चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करने का स्कोप कम रहता। आप याद करिए ये 2023 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए और उसमें भाजपा ने शानदार सफलता हासिल की, तो तमिलनाडु के एक डीएमके के मंत्री ने कहा बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। यानी वो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ इन्हीं में जीत सकती है। आप सोचिए इस ढंग का बयान क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ इस राज्य में चुनाव हो रहा है। वैसे मैं उनको बताना चाहता हूं, जो लोग इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, मेडिसिनल पेटेंट है बाकायदा अमेरिका में, और पेटेंट का नंबर है 6410059। तो उनको जाकर पहले गोमूत्र से अपने मन का प्रक्षालन करना चाहिए। तो जिस चीज को आप मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारी वन ऑफ द अचीवमेंट्स है। अब आप आइए, इस ढंग के जो टकराव पैदा करने, भाषाई आधार के ऊपर, जातिगत आधार के ऊपर लड़ाई लगवाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करती है। अगर एक बार में चुनाव होंगे तो सबको ये लगेगा कि भाई अब जो होना था वो हो लिया। अब ये जो बार बार प्रांत, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, इनके नाम के ऊपर जो आप लड़ाई लगवाने का प्रयास करते हैं उसकी संभावना कम से कम हो जाएगी, क्योंकि वो सरचार्ज एटमॉस्फेयर कुछ महीने के लिए होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। और इससे देश के अंदर सामाजिक सौहार्द को बनाने में भी सफलता मिलेगी। और आप एक और बात समझिए, आज हमारा मुकाबला, और इससे क्या होता है, जो देश विरोधी शक्तियां हैं जो भारत में चाहती हैं किसी न किसी मुद्दे के ऊपर लड़ाई होती रहे, उनको अपने कार्ड्स खेलने का मौका कम से कम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, पर इलेक्शन के समय एक ऐसा वातावरण होता है जैसे पानी में गर्मी ज्यादा होती है, दूध अगर उबल रहा हो तो जरा सी असावधानी हो तो बाहर निकल के गिर सकता है। वो परिस्थिति चुनाव के समय होती है। तो देश विरोधी शक्तियों को वो कम से कम मौका मिलेगा किसी भी प्रकार का सामाजिक सौहार्द खराब करने का। और कभी कभी ये भी रहता है, वो लोग किसी चीज को देखकर बहुत अचंभित हो जाते हैं। जैसे अभी महाकुंभ संपन्न हुआ जहां 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया और 2024 में 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। उससे ज्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान किया। और एक टीवी डिबेट में एक सज्जन हमसे बोलने लगे, अरे बीजेपी को वोट तो 26-27 करोड़ मिले थे, ये सब बीजेपी के लिए थोड़ी। मैंने कहा ओहो, अब आपके दिल की आरज़ू लबों पे आई, आपको इसमें वोट नजर आ रहा है और आपको डर लग रहा है कि इसमें से थोड़ा सा वोट इधर ना आ जाए। अर्थात देश के सम्मान, देश के सांस्कृतिक उत्थान, देश की आध्यात्मिक चीजों के ऊपर भी किस ढंग से अटैक करना है वो दिखाई पड़ता है। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास होता है। जैसे अभी आपने देखा एक अकारण अवांछित रूप से औरंगजेब फैन क्लब के द्वारा जो बयान दिया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया।
सोचिए भारत के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के उपकरण किस प्रकार के बना के रखे हुए हैं। मैं इसमें सिर्फ 3 पॉइंट कहना चाहूंगा। नंबर 1, भैया आज समाज के किसी भी वर्ग का औरंगजेब से क्या लेना देना है, बहुत साफ समझना चाहिए। अब आप ये समझिए, औरंगजेब तो बाबर के खानदान से था जिसकी मां मंगोल थी और बाप उज्बेक था। अब तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है ना। मैं सबसे कहता हूं चुनौती के साथ अपने अपनी जेनेटिक सीक्वेंसिंग करा रहा हूं, मंगोल और उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। फिर भी यहां पे लड़ाई लिए पड़े हैं। आप सबको ध्यान हो, अभी 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि बनकर। तो राष्ट्रपति भवन में जब उनका डिनर था, वो वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले, प्रभावो शुभांतो, वैसे वो बताऊं आपको, वो संस्कृत का शुद्ध शब्द है प्रभाव शुभांत, जिसका अंत तक शुभ प्रभाव रहे, वो है प्रभाव। और ये कौन है? दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। और उन्होंने क्या बोला कि वी आर हैविंग द कनेक्शन विद इंडिया इज नॉट जस्ट, आवर कनेक्शन विद इंडिया इज नॉट जस्ट कल्चरल, इट इज ऑल्सो जेनेटिक। अब आगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या बोला है? फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वॉज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। अब बताइए, दुनिया के सबसे बड़े मतलब मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने यह कहा, मगर यहां पे औरंगजेब फैन क्लब वाले अपने को माने पड़े हैं कि हम वहां से आए। ये कहां से आए हैं आपको पता है? जो हमारे चिर युवा नेता हैं, उनके 7 समुंदर पार बैठे हुए एक चाचा जी हैं, अंकल सैम, जो गाहे बगाहे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा था चुनाव के दौरान कि साहब पश्चिम भारत वाले तो सब अरब से आए हैं, और उत्तर भारत वाले तो सब यूरोप से आए हैं, और दक्षिण भारत वाले तो सब अफ्रीका से आए हैं, और पूरब भारत वाले सब चाइना से आए हैं। गजब की थ्योरी दे रखी है समाज में टकराव पैदा करने के लिए। मतलब उनके साथ तो पश्चिम भारत, आप लोग सब अरब से आए हुए हैं, जो पश्चिम भारत के रहने वाले हैं। ऐसी बेहतरीन बुद्धि जिन लोगों को दे रखी है, तो मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं ये देश एक्चुअली में क्या है और वो लोग किस प्रकार का टकराव यहां पैदा करना चाहते हैं। सिर्फ 2 उदाहरण, पूरब और पश्चिम का। पूरब में चाइना है। चाइनीज भाषा में, ये मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, चाइनीज भाषा में, एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या है? तियानजाओ। जाउ शब्द वहां सेंटर के लिए प्रयोग होता है, जैसे हमारे यहां पुर, नागपुर, जयपुर, कानपुर, बहुत सारे पुर हैं, सोलापुर, कोल्हापुर, सेंटर। इसीलिए आप देखिए हांगजाओ, ग्वांगजाओ, वहां जाउ नाम बहुत सारे शहरों में मिलेगा। और टियान का अर्थ है स्वर्ग, हेवन। तियानजाओ मीन्स सेंटर ऑफ हेवन। ये चाइना वाले हमारे लिए मानते हैं, और उनके चचा ये बताते हैं कि चाइना वाले यहां आए थे। अब बताइए, बहुत से लोग चीन के बारे में कहते हैं कि मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ यहां गुजरात में झूला झूला था, और फिर महाबलीपुरम में जाके नारियल पिया था। वो समझे नहीं पाए कि प्रधानमंत्री ने किया क्या। उन्होंने अहमदाबाद में आके जो झूला झुलाया था, तो उसके बाद ऐसा झूला झुलाया कि आज डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जो आंख मूंद के चीन के साथ खड़े हैं, बाकी कोई एक पाकिस्तान है और एक नॉर्थ कोरिया है। अब चीन का मैप देखिए तो यहाँ है नॉर्थ कोरिया, यहाँ पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, झूला ही झूल रहे हैं। बाकी कोई ढंग का देश मिलता ही नहीं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब आप सोचिए, वो महाबलीपुरम ले जाके उनको नारियल पानी क्यों पिलाए थे? अगर आप लोगों ने, वो एक कोई साउथ इंडियन मूवी भी है इसके इसी प्लॉट के ऊपर बनी है, अगर आप लोगों ने देखी हो, उसमें क्या है कि एक पल्लव राजकुमार थे। ये बात करीब 2nd या 3rd सेंचुरी की है। एंड हिज नेम वाज, वो बुद्धिस्ट बन गए और उनका नाम था बोधि धर्म। वो बोधि धर्म गए चाइना, वहां की लोकल भाषा में उनका नाम हो गया द मो। और वो वहां इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर बन के बने कि जैन बुद्धिज्म के वो पैट्रियार्क माने गए, यानी जैन बुद्धिज्म के पितामह माने गए। और उस पूरे इलाके में वो एक तरीके से फादरली फिगर माने जाते हैं। और वो जिस हुनान प्रोविंस में गए थे, शायद शी जिनपिंग भी वहीं के रहने वाले थे। इसका मतलब भारत का वो प्रभाव था। और एक दौर में मैं कहना चाहूं, अरे हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, 1949 से पहले चाइना क्या था भाई? 90% वॉज बुद्धिस्ट, जिसके लिए 1946 में एक बड़े फेमस चाइनीज थिंकर हैं हु शी, जो पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उन्होंने लिखा कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years
without sending a single soldier across the border. ये महाबलीपुरम से कनेक्शन था, इसलिए मोदी जी वहां ले गए थे। अब इतनी समझे नहीं है उन लोगों को कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा था और क्या वो संदेश दे रहे थे, इससे आप समझिए। और आइए, जो पश्चिम से कहते हैं कि अरब के लोग, तो 10th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक बड़े बड़े जो अरब थिंकर हुए हैं, इब्न तबरी, इब्न असीर, इब्न अल खल्दूम, उनकी बुक्स पढ़िए, सबने अपनी बुक में कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में जरूर लिखा है। और जहां इंडिया का उन्होंने रेफरेंस दिया है तो उन्होंने कहा, व्हेन आई लुक टुवर्ड्स इंडिया आई फील अ कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कमिंग फ्रॉम देयर। आप सोचिए, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि पश्चिम और पूर्व दोनों हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमें क्या समझाया जाता है। आप कहेंगे इसका वन नेशन वन इलेक्शन से क्या कनेक्शन है, तो बताना चाहता हूं, वन इलेक्शन के खिलाफ वही खड़े हैं जो वन नेशन के खिलाफ खड़े थे। वन नेशन के, वन इलेक्शन के खिलाफ वही खड़े जो कहते भारत कभी एक देश था ही नहीं, जो कहते तो 22 टुकड़ों में बटा हुआ था। हम लोग बच्चे थे तब राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आता था, उसके बाद एक शेर बोला जाता था, सर जमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। इनके लिए कॉन्सेप्ट ये था, हम कोई डेरा थे, सराय थे कि लोग सेटल होते चले गए और हिंदोस्तां बनता गया। वो लोग आज वन इलेक्शन के खिलाफ खड़े हुए, और ये वो लोग हैं जो हर अच्छे प्रयास के खिलाफ खड़े थे। ये वही लोग हैं वन नेशन के खिलाफ, क्यों, जो महाकुंभ के भी खिलाफ खड़े थे। क्यों, कुंभ में क्या दिख रहा था, जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था, महाकुंभ का यह संदेश, एक रहेगा भारत देश। उन्होंने कहा था, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। क्योंकि इतनी बड़े 20 किलोमीटर से अधिक के घाट थे, उसमें कोई कह सकता था ये अमुक जाति के लिए है, अमुक के लिए है, कोई कह सकता था अमुक प्रांत के लिए है या अमुक भाषा वालों के लिए। ऐसा तो नहीं था। तो भारत में समाज में टुकड़े टुकड़े करके, एक कट्टरपंथी टुकड़े के साथ गठजोड़ करके सत्ता के एक टुकड़े पर काबिज होने का ख्वाब जो था, वो कुंभ में बहता हुआ नजर आया। इसलिए उनके दिल से ये बात निकलकर सामने आई, और पूरे देश ने वहां पर जो दिखाया, उसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि कुंभ से ये दिखाई पड़ा कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। और उन्हें आगे बढ़ता हुआ देश नहीं चाहिए। और वैसे तो मैं एक और बात भी बता दूं, जहां टुकड़े हैं वहां नहीं दिखाते। हमारे यहाँ ना घाट अलग है, ना शमशान अलग है, ना मंदिर अलग है, मगर दूसरी जगहों पे आप जाइए साहब, शियाओं की मस्जिद अलग है, सुन्नियों की अलग है, देवबंदियों की अलग है, बरेलवियों की अलग है, अहले हदीस की अलग है, हनफियों की अलग है, रोमन कैथोलिक चर्च अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अलग है, इवेंजलिस्ट अलग है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स अलग है, सीरियन चर्च अलग है, और कब्रिस्तान भी अलग अलग है। जहां टुकड़ा है वहां टुकड़ा नजर नहीं आता, जहां टुकड़ा नहीं है वहीं टुकड़ा टुकड़ा करने का ख्वाब नजर आता है। इसीलिए मैंने कहा, जो लोग एक नेशन के खिलाफ थे वही एक इलेक्शन के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए हमें वन इलेक्शन और वन नेशन दोनों को समझने की जरूरत है। अब यहां पर थोड़ा सा विषयांतर करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि अभी प्रयाग का महाकुंभ समाप्त हुआ है। यह भारत का सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व नहीं था, इसने सामाजिक समरसता का ही संकेत नहीं दिया। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जो जुपिटर की रोटेशन के ऊपर होता था। हर 12 साल के बाद बृहस्पति ग्रह उसी राशि के ऊपर आता है, उसी के अनुसार चारों स्थानों पे कुंभ होता है। अब ये बताइए, उनको तो 10-12 साल पहले पता था क्या, 100-200 साल पहले पता था क्या कि जुपिटर का रोटेशन पीरियड क्या है? अरे चांद और सूरज देख के बहुत से त्योहार होते हैं। खगोलीय गणनाओं के अनुसार बृहस्पति, सूर्य और शनि तीनों के कॉम्बिनेशन से होने वाला पर्व हमारा है। यह हमारी एस्ट्रोनॉमिकल एक्सीलेंस का प्रमाण था। मगर इसमें सिर्फ क्या बताया गया कि पुरानी फिल्मों का था, कुंभ के मेले में भाई बिछड़ जाते थे। मतलब वो सिर्फ ये समझाया जाता था कि वह बहुत भीड़ भाड़ होती है, जाने से डरना चाहिए। तो फिर तीसरी बात बताई जाती थी, कुंभ इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती, काल्पनिक सरस्वती के ऊपर है। फिर अभी खड़गे जी बोले, कहने लगे वो स्नान करने से क्या हो जाएगा, कौन से पाप धुल जाएंगे। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, जो हमारे विरोधी हैं, ये जो वन इलेक्शन के खिलाफ और वन नेशन के खिलाफ रहने वाले लोग हैं,
दोनों बातों का जवाब देता हूं। वैसे तो पवित्र जल के बारे में हर धर्म में अवधारणा है। जो लोग जानते हो कि काबा में जो लोग जाते हैं मक्का मदीना की यात्रा में, तो वहां भी एक पवित्र कुआं है जिसे जमजम कहते हैं, और उसका भी पानी लिया जाता है जिसको आबे जमजम कहते हैं, और उसको भी माना जाता है कि वो पवित्र है, उसे ग्रहण करने से, अपने ऊपर डालने से पाप नष्ट होते हैं। हैसियत है किसी की बोलने की? क्यों बोलने को तैयार नहीं होगा? सारा ज्ञान हम ही लोगों को दिया जाता है। वेटिकन में जाइए तो पोप आपके ऊपर यूं पानी छिड़कता है, कहता है पवित्र जल है, इट विल टेक यू आउट फ्रॉम ऑल द सिंस। हैसियत है किसी की बोलने की? मैं नम्रता से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछता हूं, मेरे भाई ये सारा वैज्ञानिकता का दावा तुम्हारा वहां पे कहां लुप्त हो जाता है? सब ये ज्ञान देव पाणे बन के हमको ज्ञान देने लगते हैं। और अब हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। तो मैं बताना चाहता हूं हमारे धर्म में महत्व किस बात का है? जल का। जब आप पूजा करते हैं तो जल से संकल्प लिया जाता है, और जल से जो ज्यादा कॉस्टली चीज मानी गई उससे संकल्प नहीं होता। गाय का दूध हाथ में लेके संकल्प नहीं होता, घी हाथ में लेके संकल्प नहीं होता, शहद हाथ में लेके संकल्प नहीं होता, जल से ही होता। क्यों? मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, हर बात में लॉजिक होता है, तो आप जाके देख लीजिए। एक फ्रेंच केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं लुस मोंटेग्नियर, LUCMONTAIGNER. He was a scientist who has first identified the virus of HIV, and he has got the Nobel Prize of Chemistry in 2008. उसने 2010 में एक थ्योरी दी है। उसका कहना है कि वाटर के अंदर एक मेमोरी होती है। इस कॉन्सेप्ट को होम्योपैथी वालों ने बहुत यूज किया है। उनका कहना है कि नॉर्मल केमिस्ट्री का कहना था कि अगर किसी एलिमेंट को वाटर में डालेंगे और उसके बाद उसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे, तो एक लेवल के बाद उसकी केमिकल प्रेजेंस उसमें 0 हो जाएगी। अब जैसे ये होम्योपैथी में 1m और 10m का डाइल्यूशन होता है, तो उन्होंने कहा 10⁻18 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो उसका इफेक्ट हो ही नहीं सकता। ये कहती है केमिस्ट्री। मगर लुस मोंटेग्नियर ने कहा कि नहीं, एक सर्टेन लेवल के बाद उस एलिमेंट का इंपैक्ट वाटर में परमानेंट आ जाता है और वो वाटर की मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, जिसको लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसको क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया। अरे नोबेल प्राइज विनर होकर ये कैसे दे रहे हैं? वैसे ये उनकी आदत है। जब लबाशिया ने भी ये कहा था कि आग जलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन जरूरत होती, तो उसकी थीसिस जला के दिखाई गई, देखो चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है कि नहीं। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं ऑक्सीजन की होती है? क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गंगा जल में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, सबको पता है। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से वो जो खराब ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको जल्दी डाइल्यूट कर देते हैं। और अब ये दर्शाता है कि हमारी सारी नदियों के अंदर जो पवित्रता का भाव है, कि जब आप हाथ में जल लेते हैं तो संकल्प जल से ही क्यों करते हैं? क्योंकि मेमोरी जल के अंदर ही होती है। और इसीलिए आप देखिए, और जब जल हाथ में लेते हैं तो मंत्र क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूरा देश उस मेमोरी के साथ जुड़ जाता है। अब मैं कहना चाहूंगा, जो लोग हमारे विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, वो जरा पहले तो जो दूसरी चीजें मैंने बताई उसके ऊपर चूं और चपड़ करके दिखा दें। दूसरा, जो ये बात मैंने बताई है इसका खंडन करके दिखा दें। सिवाय इस पे कहेंगे कि नहीं नहीं उनकी बात से साइंटिफिक कम्युनिटी सहमत नहीं। अरे भैया, वेस्ट में बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं सहमत थी, गलीलियो से भी सहमत नहीं थी। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बदलाव जो आ रहा है देश में, इस बदलाव को रोकने के जो प्रयास हो रहे हैं। अब जो बात मैंने पहले भी कही, ये बदलाव को जानते क्यों रोकना चाह रहे हैं? हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पहले सांस्कृतिक विषय लेकर फिर आपको बताता हूं कि हम लोग एक देश के रूप में कैसे आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। ये लोग कुंभ के विरुद्ध क्यों थे? कहते हैं ना 144 साल के बाद आया तो क्या है, तो बात हमने कही भी थी। हमने 144 साल के बाद कुंभ थोड़ी आया है, 450 साल के बाद ये पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। ये 500 साल के बाद पहला कुंभ है जब भगवान श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित होकर विराजमान है, और जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या है। ये 350 साल के बाद पहला कुंभ है जब औरंगजेब के नाम पे बने हुए महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद नहीं छत्रपति संभाजी नगर है। और ये हजारों साल के बाद ये पहला कुंभ है जो कहते थे गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती। तो अब
1900 हम लोग जब बच्चे थे तो यही पढ़ाया गया हमको। 1990 में नासा की सैटेलाइट पिक्चर में सरस्वती नदी का ट्रैक भी दिख गया। अब जो मिथिकल सरस्वती थी वो एक्चुअल सरस्वती समझ में आने लगी, और एक्चुअल जियोलॉजिकल डाटा भी ये बताता है कि ये 5000 साल से लेकर 4500 साल के बीच में नदी सूखी थी। एग्जैक्ट वही जो समय है भगवान कृष्ण का और महाभारत का, एग्जैक्ट उसके साथ मिलता हुआ नजर आता है। अब आप देखिए कि इसमें अंतर कहां से पड़ता है। ये तो हुआ एक एस्पेक्ट। इसलिए इन लोगों के मन में यह रहता है कि किसी भी चीज पे एक पॉइंट पे चीज कन्वर्ज नहीं होनी चाहिए, वो इलेक्शन हो, गवर्नेंस हो, या कोई भी चीज हो। ये लोग हर अच्छे प्रयास के खिलाफ थे। ये जीएसटी के खिलाफ नहीं थे क्या? जीएसटी के अगेंस्ट थे। याद करिए जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना शुरू की तो उन्होंने कहा इतने अकाउंट खुल ही नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग अधिकारियों का हवाला देते थे। 15 अगस्त 2014 में जब प्रधानमंत्री ने कहा जनधन, कहने एक साल में 1-1.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट नहीं खुल सकते, किसी ने कहा 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खुल सकते। परंतु मोदी जी ने कहा नथिंग डूइंग, 31 मार्च 2015 तक 10 करोड़ अकाउंट खुलेंगे। आज 54 करोड़ जनधन अकाउंट। अगला सवाल उठाया गया कि अकाउंट खोल दोगे पैसा कहां से आएगा। देखिए इनको किसी भी चीज पे विश्वास नहीं था, हर चीज के विरोध में थे। मोदी जी ने कहा पैसा कैसे आएगा मैं बताता हूं, तुम अकाउंट तो खोलो। ही वॉज हैविंग डीबीटी इन द माइंड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और पैसा खट से पहुंचने लगा। फिर देन मुद्रा स्कीम, देन स्टार्टअप स्कीम। अब जो भी यहां से सब्सिडी दी जाती थी, अकाउंट है तो सब कुछ पैसा पहुंचने लगा। आज 54 करोड़ अकाउंट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा। अब एक और बात समझिए, ये लोग क्यों विरोध में थे। याद है इस देश के एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है 15 पैसे पहुंचता है। शायद आप में से बहुत लोगों को ध्यान ना हो कि वो एग्जैक्ट वर्ड क्या था। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंट में राजीव गांधी जी ने बोला था, कहा था एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते रुपया घिसता चला जाता है और घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। यानी उस जमाने में दिल्ली से 1 रुपया चलता था, एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ, हाथ वालों की ऐसी करामात थी कि 85 पैसा हाथ वालों के पास आ जाता था और 15 पैसा जनता के पास पहुंचता था। मगर जब से मोदी जी ये डीबीटी ले आए हैं, अब 1 रुपया चलता है, 100 का 100 पैसा पहुंचता और हाथ वाले हाथ मलते रह जाते, मेरा 85 कहां चला गया। इसलिए वो इस परिवर्तन के भी विरुद्ध थे। दूसरा उदाहरण देखिए, आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में नंबर 1 है। ये लोग उसके भी खिलाफ थे। उस पे चिदंबरम जी का बयान अवेलेबल है, कोई जाके चेक कर सकता है नेट के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे हो सकता है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, टैक्स भी नहीं है, कैसे पॉसिबल है कि मोबाइल के द्वारा हो जाएगा। और आपने देखा आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम नंबर 1 के देश नहीं है। 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में हमारा होता है, जो अमेरिका चाइना मिला के सबसे ज्यादा है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो उससे ज्यादा भारत में हो रहा है। और भारत के सामान्य व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क उठाने वालों को पता होना चाहिए कि आपने देखा कि जयपुर में जब इमैनुअल मैक्रोन आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, तो सड़क के किनारे एक चाय वाले से को पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से हुआ था। जब जापान के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर आए थे तो दिल्ली के खान मार्केट में उन्होंने पेमेंट उससे किया था, डिजिटल ट्रांजैक्शन से किया था। तो जापान ने, जिसकी टेक्नोलॉजी हम बहुत अच्छी माना करते थे, वो कहता हमें सीखना है भारत से। अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले की बात है कि वो कैम्ब्रिज या हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड में ये हुआ कि भारत में जो डिजिटल क्रांति आई है ये केस स्टडी की तरह है। इसको वो सीखना चाहते हैं कि मोदी जी के जमाने में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत के कैसे हुआ। और मात्र 18-19 साल पहले की बात है, 2006 में जब कैम्ब्रिज उनको डिग्री दे रहा था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो उस समय थे गॉर्डन ब्राउन की प्रेजेंस में कहा था, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, गुलामी के काल में भी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अब मोदी जी का दौर ऐसा आया कि हम उनको सिखा रहे हैं, और वो पहले कहते थे हमने सीखा है, मगर अब हम बता रहे हैं कि हम उनको सिखा रहे हैं। ये बदलाव आया है, क्योंकि इस हर बदलाव के खिलाफ जो खड़े थे वो इस बदलाव के खिलाफ भी खड़े। याद करिए राहुल गांधी जी का बयान है जब उनकी सरकार थी कि आतंकवाद को पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता, आप सबको यदि ध्यान हो। परंतु आज आप याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले उत्तर से दक्षिण तक कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे।
चंडीगढ़ में, दिल्ली में, जयपुर में, सूरत में, अहमदाबाद में, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलोर, चेन्नई, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। अब दिखता है कहीं? आप सोचते थे कि ये नहीं हो सकता, आप उसके खिलाफ थे, मगर वो करके दिखा दिया। आप सोचिए, इसलिए जो लोग हर बड़े परिवर्तन के खिलाफ थे वो आज इस परिवर्तन के खिलाफ भी खड़े हैं। अब मैं इसमें गंभीर बात कहना चाहता हूं। आज हमारा मुकाबला चाइना से माना जाता है। चाइना ने 1978 में अपने को ओपन किया, मगर उसके बावजूद उस समय हम चाइना से बेहतर स्थिति में थे। कोई जाके चेक कर सकता, 1980 में भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 7.8 बिलियन डॉलर था और चाइना का 2.7 बिलियन डॉलर था 1980 में। तमाम ओपननेस के बाद भी 1986-87 तक चीन और भारत लगभग बराबर थे। उसके बाद 2014 में मोदी जी की सरकार आने से पहले के बीच के इन 25 सालों में क्या हुआ? 1989 से 2014 के बीच में चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। उसमें बहुत से फैक्टर रहे। एक फैक्टर यह भी रहा कि हमारे यहां अस्थिर सरकारों का दौर रहा, कमजोर सरकारों का दौर रहा, मजबूत सरकारों का दौर नहीं रहा। इतने पुल्स एंड प्रेशर्स थे कि बड़े और दीर्घकालिक निर्णय नहीं लिए जा सकते। कोई ऐसा निर्णय जिसका प्रभाव हमें 2 साल बाद, 3 साल बाद समझ में आएगा, वो निर्णय लेने न लेने के लिए सरकारें कंपेल्ड थी। इसकी वजह से हमारी जो ताकत थी वो ऐसे बनी रही जैसे कोई हमारे पीठ के ऊपर आके बैठ गया हो या हमारे पीठ के ऊपर बहुत भारी बोझा डाल दिया गया हो, तो हमारे लिए तो चलना ही मुश्किल है, हम दौड़ेंगे क्या? इस बीच में वो दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया। आज जब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव एक साथ हो, तो इसका अर्थ यह होगा कि भारत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता हो, राज्य भी कर सकेंगे, स्टेट्स भी अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकेंगे। जैसे आप अपने राज्य गुजरात का ही देखिए, 1995 ऑनवर्ड्स यहां पर स्टेबल गवर्नमेंट रही और कितना भारी बदलाव दिखाई पड़ा गुजरात के अंदर। मुझे याद है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजरात अलग हो रहा था तो लोग कहते थे अलग हो क्यों रहा है, इनके पास ना खेती योग्य जमीन है, ना पानी है, ना बहुत इंडस्ट्री है, ना कुछ है, ये अलग होके करेंगे क्या? मगर आप देखिए, यदि लीडरशिप में दृष्टि हो तो वो क्या से क्या करके दिखा सकते हैं। कि आज चाहे गिफ्ट सिटी देखिए, सबसे बड़ा यहां पर स्टेडियम देखिए, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति देखिए, वो तो एक चीज है। विजन क्या होता है ये मैं बताना चाहता हूं। WHO ने अपना एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया और उस सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र गुजरात के जामनगर में भारत में बना, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन में, आयुर्वेद में सबसे स्ट्रक्चर्ड जो डॉक्यूमेंटेड डिटेल्स हैं वो सिर्फ हमारे पास अवेलेबल हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए हम उसके सेंटर बने। ये कोई पहले सोच पाया था? आप याद करिए, जब ये लक्ष्य रखा गया कि भारत को विकसित भारत बनना है, तो उसमें पावर भी बहुत जरूरी थी, इलेक्ट्रिसिटी। अब उस समय हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी वो 60% कोल से आती थी 2014 से पहले। अगर हम कोयले के द्वारा ही उसको प्राप्त करते तो पर्यावरण पर कितना भारी प्रभाव पड़ता। परंतु मोदी जी ने आने के बाद क्या किया, उन्होंने कहा सोलर एनर्जी का प्रयोग करना है। सबसे पहले उन्होंने वो LED बल्ब हटा दिए। वो जो पहले लट्टू वाले बल्ब होते थे वो रोशनी कम देते थे और बिजली ज्यादा खाते थे। 37 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। और उसके बाद हमने सोलर एनर्जी में इतनी बड़ी जंप मारी है, वो तो एक पक्ष है। सरकार ने टारगेट रखा कि 2030 तक भारत की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, वो 40% ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। हमेशा सरकार अपने टारगेट से पीछे रहती है। इस बार ऐसा हुआ, 40% ग्रीन एनर्जी की जो टारगेट था वो 2022 में पूरा हो गया। अब 2030 के लिए 50% का टारगेट हो गया। आपने इसी बजट में देखा, न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट रखा गया है कि 2047 तक 100 गीगावाट और 2033 तक 33 गीगावाट हम न्यूक्लियर एनर्जी से करेंगे। पिछले वाले में हाइड्रोजन मिशन का टारगेट रखा गया। अब आप देखिए क्या हुआ कि सोलर एनर्जी में हम दुनिया के लीडिंग देश बनेंगे। हम अच्छा काम करेंगे, हो सकता पिछली सरकारों में सोचा हो, पर हम लीडर बनेंगे किसी ने नहीं सोचा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र कहां बना? भारत के गुरुग्राम में। सो वी हैव बिकम द लीडर ऑफ द सोलर एनर्जी। ये विजन हमारा था और वो लोग इसके खिलाफ खड़े थे। वो कह रहे थे तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप देखें तो भारत में एक ही गांव है
जिसमें सब कुछ सोलर एनर्जी से है, घर की बिजली से लेके पब्लिक प्लेसेस से लेके सब कुछ, वो है गुजरात का मोढेरा गांव। हमने सबसे पहले दुनिया में वो मॉडल दिया, और मजे की बात क्या है, वो सोलर एनर्जी भी है से चलने वाला गांव भी है, और वहां एक सूर्य मंदिर भी है। यह दर्शाता है कि हम जो नई टेक्नोलॉजी के साथ और पुराने अपने ज्ञान के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे आप में से शायद कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जहां लॉन्गेस्ट स्ट्रिप है जो पूरी की पूरी सड़क सोलर लाइट से चलती है, वो है अयोध्या। 10 किलोमीटर की स्ट्रिप टोटल सोलर लाइट से। और आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर बिजली योजना किस दिन अनाउंस की, 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन अयोध्या में श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी। और उससे क्या हुआ कि अब अपने घर पे सोलर पैनल लगाइए, बिजली मुफ्त, ना खजाने पे जोर ना पर्यावरण पे जोर। इसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई उसके कंपोनेंट्स पे, तो किसी के पास 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो भी आप फ्री में चार्ज कर लीजिए। तो पेट्रोल और डीजल का बोझ भी कम, और अगर ज्यादा बिजली पैदा कर लीजिए तो सरकार खरीदने को भी तैयार है। इसे कहते दिमाग लगा के मुफ्त देना। न दिल्ली वालों की तरह नहीं, जो पहले वाले दिल्ली वाले मुख्यमंत्री थे कि दिमाग और खजाना खाली करके मुफ्त बिजली देने का प्रयास करना। दिमाग खुला रख के आप कैसे बिजली दे सकते हैं, वो प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। तो ये हर उस विचार के विरुद्ध थे। और आज अगर आप देखना चाहें तो समस्या इस बात की है कि जिन लोगों ने हर नए उसका विरोध किया है, वही लोग आज इस बड़े परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। परंतु आश्वस्त रहिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिशन फ्रॉम कोल एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी हो, चाहे हमारा सिंगल ग्रिड से पैसा आ रहा हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे जीएसटी हो, वो सब करके दिखाया है। तो इसमें भी उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए कि ये सारे काम जब ये होगा तो देश के हित में भी रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। यहां वैसे एक और बात बता दूं, हमारी सरकार ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो बिल्कुल ही लोग अड़े पड़े थे कि होने ही नहीं देंगे। जैसे आर्टिकल 35 से धारा 370 और राम मंदिर, ये कहते थे हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं पाएंगे। शायद वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि भारत की जनता का भाव क्या है और हमारी सरकार का भाव क्या है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, बहुत सी ऐसी चीजें, धारा 370 गई, अन्य चीजें गई कि दर्द की रात गई और गम के जमाने भी गए। दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। उन सारी चीजों को सेटल करने का काम किया है। तो आश्वस्त रहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का काम भी और बेहतर तरीके से हो सकता। अब यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो मैं जिस पॉइंट पे शुरू किया था, इनको ना इलेक्शन से मतलब है ना नेशन से मतलब है। इनको तो भारत के अंदर डिवीजन से मतलब है, और वो डिवीजन किसी भी आधार के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि ये क्या करते हैं, तमिल और हिंदी में लड़ाओ चल रहा है ना। मोदी जी क्या करते हैं, काशी तमिल संगमम। अब नई टेक्नोलॉजी इनके लिए चुनौती बन के आ रही है। एआई के द्वारा, आपको याद हो, काशी में उन्होंने 5 मिनट का हिंदी का भाषण रियल टाइम में तमिल में ट्रांसलेट हो रहा था। यानी विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, विद द रोल ऑफ 5G, AI एंड इवन इफ द क्वांटम कंप्यूटर कम्स इन द इयर्स टू कम, तो क्या होगा, ये भाषा का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। रियल टाइम एक्चुअल ट्रांसलेशन आपको किसी भी भाषा का मिलने वाला होगा। ये लोग उसमें लड़ाई लगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। फिर ये कहते हैं कि उत्तर भारतीय मराठी में लड़ाओ, फिर कहते हैं उत्तर दक्षिण में लड़ाओ। याद है कर्नाटक के एक मंत्री ने बोला था कि साउथ से कलेक्शन ज्यादा आता है टैक्स का और नॉर्थ से कम आता है। तो उससे पत्रकार ने पूछा, वो DK सुरेश उनका नाम था, उससे पत्रकार ने पूछा कि आप ये कहेंगे कि क्या अलग हो जाना चाहिए। कहते हाँ, मैं कहूंगा कि अलग हो जाना चाहिए। ये तक बोल दिए। अब बताइए, फिर अगड़े पिछड़े में लड़ाओ, सामान्य और दलित में लड़ाओ। और मैं यहां पर यंग पीढ़ी भी बैठी, उसको बताना चाहता हूं, लड़ाने की डिजाइन यहीं तक नहीं रुक जाती है। परिवार में लड़ो एक दूसरे से, भाई बहन एक दूसरे से लड़ो, भाई भाई लड़ो, माँ बाप से लड़ जाओ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लड़ जाओ, लड़ते रहो ऊपर से लेके नीचे तक।
क्योंकि आपके दिमागों में क्या भरा जाता है कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझसे कुछ कह दिया, मेरी कोई सेल्फ स्टीम नहीं है क्या? वो कौन होते हैं हमारी जिंदगी डिक्टेट करने वाले? मैं जो सोचूंगा वो मैं सही डिसीजन लूंगा, मैं जो सोचूंगी वो सही डिसीजन लूंगी। और वही कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि व्हेन यू गो इन द प्रोफेशन देयर आर टू लॉज ऑफ प्रोफेशन। नंबर वन, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड नंबर टू, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर वन। यानी वो आपसे कहते हैं कि अगर बॉस आपको बुरी तरीके से फटकार रहा हो तो भी दुम हिलाते रहना है। ना कोई सेल्फ स्टीम है, ना कोई ईगो है, ना मेरा कोई स्वाभिमान जागृत होना है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो बुरी तरह फटकार रहा हो तो भी दुम हिलाते रहना है। कुछ नहीं करना है साहब, मेरा कोई ईगो स्टीम, घर में आके सारी स्टीम दिखाना है। बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़िए, माँ बाप के आगे भी दिखाना है। जरा इस षड्यंत्र को समझिए कि ये तोड़ने का जो प्रोसेस है वो उत्तर दक्षिण से लेके, प्रांत से लेके, भाषा से लेके, परिवार के अंदर तक बैठा हुआ है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन छोड़िए, वन तो ये वन फैमिली वन नरेशन भी नहीं चाहते। ये हर चीज को आपस में तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए, अब इसको कोई लाइटर नोट पे कह ले या दूसरे उस पे कह ले, आपने देखा होगा आजकल टेलीविजन में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें 8-10 साल का बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान दे रहा होता है। वो समझाता है ये सही है गलत। ये क्या है? एक सोची समझी विचार है। ये कोई ऐसा नहीं कि बाई एक्सीडेंट हो रहा है। कि जो आज की यंगर जनरेशन है उसको ये बताना है कि तुम्हारे माँ बाप को उतना नहीं पता है, तुम्हें पता है, ताकि जब वो बड़े हों तो एक नेचुरल रिएक्शन अपने मदर फादर के खिलाफ हो और फैमिली के अंदर डिवीजन का आधार बने। अब आप कहेंगे ये सोच कहां से आती? मैं फिर कहना चाहूंगा, किसी को ये बहुत एब्सर्ड लग सकता है, पर मैं कहना चाहूंगा ये सोच वहीं से आती है जहां से खड़े होकर लोग आज औरंगजेब के फैन क्लब बने हुए हैं। छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान के लिए क्या किया, छोड़ दीजिए उसके बारे में हम नहीं कहना चाहते, अपने परिवार के लिए क्या किया। 3 सगे भाइयों को मार दिया, शुजा, मुराद और दारा। सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजा के अपने बाप के पास भेजा और बाप को जेल में डाल दिया। और जब शाहजहां ने कहा कि मुझे 1 सुराही पानी दिल में मिलता है, मुझे 2 सुराही पानी दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 सुराही में काम चलाओ। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में एक शेर उसको लिखा था कि ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आप तरसानी। और कुछ आगे था 100 आफरीन हिंदवान दे आप, दे पिदरे मुर्दवान दायम आप। इसका मतलब जानते क्या हुआ? तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पितृपक्ष में पानी चढ़ाते हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, ये फैमिली को भी तोड़ना चाहते हैं, नेशन को भी तोड़ना चाहते हैं, भाषा पे भी तोड़ना चाहते हैं, प्रांत पर भी तोड़ना चाहते हैं, कास्ट पर भी तोड़ना चाहते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन की लड़ाई एक व्यापक है और किसी भी चीज में देश को एकजुट नहीं होने देना चाहते। ये इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। और आप देखिए, यदि मजबूत और अच्छी सरकार चलाने का मौका मिले तो वन इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन के बीच में क्या अंतर आता है? 2019 से 2024 के बीच में थोड़ी स्थिरता रही तो सरकार लंबे निर्णय ले पाई। तो क्या हुआ? इन दोनों इलेक्शन के बीच में क्या अंतर आया? इन इलेक्शन के बीच में यह अंतर आया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, नंबर 1 के डिजिटल ट्रांजैक्शन के देश बन गए और चांद के अछूते खोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले देश के दुनिया के पहले देश बन गए। महिला शक्ति को विधानसभा और लोकसभा में यानी चुनावों में प्रतिनिधित्व देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने वाले देश बन गए। और प्रधानमंत्री जी ने चांद के उस कोने का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। पॉइंट शिव शक्ति क्यों रखा? क्योंकि सिर्फ हमारे यहां शिव और शक्ति दोनों का विधान है। दुनिया की बाकी संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं। हमारे यहां क्या कहा गया? दोनों समान रूप से हैं। और उससे संसार कैसे चलता है? अगर रामचरितमानस में आप लोगों को ध्यान हो कि जब सीता और भगवान राम का विवाह हो रहा था तो वो उनकी मां से कहते हैं, नारद जी आपको लग रहा है विवाह हो रहा है, ये तो सदा सर्वदा से शिव और शक्ति के रूप में साथ हैं। वो चौपाई है, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। ये तो अनादि शक्ति है जो सदैव शंकर जी के साथ सदा सर्वदा से सृष्टि के शुरू होने से हैं।
और यहीं पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इसको भी आप देखिए। कई बार हमारी कथाओं में क्या चीज होती है हमें ध्यान नहीं आता। आप सबने सुना होगा कि गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच में जब ये हुआ कि दुनिया का चक्कर कौन लगा के आ जाएगा, तो गणेश जी ने उन्हीं के चक्कर काट दिए माँ बाप के। इसका सिर्फ सोशल मीनिंग नहीं है। हमारे यहां माना गया है माता और पिता जो हैं वो उस आद्य शक्ति, यानी जो प्रकृति और पुरुष की संकल्पना है वेदों में, सांख्य दर्शन में, ये उसके प्रतीक है। और उस एनर्जी को आप कम महसूस करते हैं व्हेन यू गो इनसाइड। इसीलिए गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, जो जमीन के अंदर जाता है, जमीन के ऊपर नहीं चलता है। ये क्या दर्शाता है कि अगर आप सतह पे चलेंगे तो एक शहर आएगा, दूसरा शहर आएगा, एक देश आएगा, दूसरा देश आएगा, दुनिया देखेंगे। और जमीन के अंदर जाएंगे तो कहीं पर कोयला मिलेगा, कहीं पेट्रोलियम मिलेगा, कहीं सोना मिलेगा, कहीं हीरा मिलेगा, कहीं गैस मिलेगी। तो वो चीजें मिलेंगी, वो रत्न मिलेंगे जिससे दुनिया बदली जा सकती है। यानी सरफेस पे चल के दुनिया देखी जा सकती है, अंदर जाकर दुनिया बदली जा सकती है। और भगवान गणेश का जो स्वरूप है, जो सूंड है, वो किसकी प्रतीक है? जो कुंडली जागरण की शक्ति के प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि वो जो उनको आठों सिद्धियां उनके साथ हैं, वो जो जो आप आठों चक्रों का भेदन करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा चक्र तक पहुंचते पहुंचते वो सारी सिद्धि प्राप्त होती है। मगर वो कैसे प्राप्त होती है? अंदर जाकर। और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको समझ में आता है the original synchronizing energy which was there in at the time of universe when it was created, वो उस समय वही थी जो आपके माँ बाप के रूप में जिसने आपका सृजन किया है। तो इसलिए जब आप उस एनर्जी का चक्कर काटते हैं, इसका मतलब वो सारा यूनिवर्स वहीं पर आकर रखा हुआ है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे भाई, ये बात तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। तो मैं फिर बताना चाहता हूं, 2022 में जिन 3 साइंटिस्टों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, उसमें एक फ्रेंच है, एक ऑस्ट्रियन है और एक अमेरिकन है। मुझे तीनों का नाम नहीं याद है। उनको किस बात के लिए मिला है? क्वांटम इंटेंगलमेंट को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए। क्वांटम इंटेंगलमेंट आप में से किसी ने अगर सुना हो या ना सुना हो, उसका मीनिंग यह है कि अगर दो पार्टिकल जो एक ही पार्टिकल से अलग हो तो वो इंटेंगल्ड पार्टिकल कहलाते हैं। अगर आप उनको सेपरेट कर दें और एक पार्टिकल पे एक्शन होगा तो दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। एनीवेयर इन द यूनिवर्स मतलब मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर होगा तो भी एक्शन हो जाएगा। आइंस्टीन ने इसको कहा था कि दिस थ्योरी गिव्स एन इंप्रेशन दैट द यूनिवर्स कैन बी स्पूकी, यानी ब्रह्मांड भूतहा हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पार्टिकल पे कार्रवाई हुई और दूसरे को पता चल गया, उस पर काउंटर रिएक्शन हो गया। मगर अब अगर आप देखें तो हमारे यहां तो ये बात मानी गई है। जब पितृपक्ष में आप कहते हैं कि हम तर्पण दे रहे हैं, तो हम सब अपने माँ बाप के इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं कि नहीं? एक ही पार्टिकल से क्रिएटेड हैं। तो जब इंटेंगल्ड पार्टिकल को दूर रखकर कहीं पर भी एक्शन करेंगे तो रिएक्शन विल बी ऑन द करेस्पॉन्डिंग इंटेंगल्ड पार्टिकल एनीवेयर इन द यूनिवर्स। किसी भी गैलेक्सी में, किसी भी सोलर सिस्टम में, किसी भी मिल्की वे में होंगे, वो हो जाएगा। ये बात धीरे 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 अब लोगों के समझ में आने शुरू हो रही है। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं ना, अब आप लोग बाद में बताते हैं कि ऐसा हुआ, पहले क्यों नहीं बता देते? हम कहें बता तो हम पहले भी दें, मगर तब आपके समझने का लेवल नहीं होता, हम क्या बताएं। भाई किसी चौथी क्लास के बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं समझाया जा सकता। जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटर आया है, तो आप में से सब आपको किसी को समझ में आ रहा है डिजिटल कंप्यूटर से क्वांटम में ट्रांसफॉर्मेशन में होने क्या जा रहा है? क्वांटम क्या होता है? वो n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज को एक साथ एनालाइज करता है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हो सकता है। डिजिटल क्या है? बाइनरी में चलता है, 0101। ये चीज एग्जिस्टेंस में है या नहीं। जैसे आप में से किसी ने कुछ खाया और कहा यह मीठा है। अब ये डिजिटल स्टेटमेंट है, बाइनरी में 1 मतलब मीठा है, 0 मतलब मीठा नहीं है। परंतु जैसे ही आपने कहा मीठा है, तो यहां जितने भी लोग बैठे सबके मन में उस मीठे को लेके साइमल्टेनियस बहुत सारी प्रोबेबिलिटी क्रिएट हुई। आम जैसा मीठा है कि अमरूद जैसा मीठा है कि सेब जैसा मीठा है कि रबड़ी जैसा मीठा है कि मिश्री जैसा मीठा है कि जलेबी जैसा मीठा है, वगैरह वगैरह। और इतना ही नहीं, फिर उसके अंदर भी n नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटीज हो गई। तो आम में है तो वो अल्फांसो आम जैसा है कि रत्नागिरी के आम जैसा है कि दशहरी आम जैसा है कि लंगड़ा आम जैसा है कि सफेदा आम जैसा है, वो आने लगा। फिर उसके बाद
आपने अपनी जिंदगी में जितने भी बार उस मीठे को एक्सपीरियंस किया होगा, सारी चीजें एक साथ आ गई। मगर इसलिए मतलब अगर इस कमरे में लोग बैठे हैं तो डिजिटल कहता है कि 0 and 1 जस्ट वन बाइनरी, क्वांटम कहता है 1 लाख से अधिक प्रोबेबिलिटीज एक साथ साइमल्टेनियसली घटित हो रही है। अब उसमें फाइनल सेटलमेंट कहां होगा? जिन्होंने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी हो, जहां वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। वेव फंक्शन कोलैप्स क्या है? आपके मन की जो परिकल्पना है उसमें आपको जौन सा मीठा अच्छा लगा है, आप जाकर वही कहेंगे शायद ही वैसा ही मीठा होगा। यहां पर वो प्रोबेबिलिस्टिक वेव फंक्शन कोलैप्स होकर पार्टिकल में तब्दील हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? डिजिटल मटेरियल के लेवल पे है और क्वांटम एक्सपीरियंस के लेवल पे जा रहा है, एहसास के लेवल पे। और जब हम अनुभूति के स्तर पे जाएंगे तो भारत का जो असली दौर है वो अनुभूति के स्तर के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। और ये बात भी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इटालियन ओरिजिन का है और अब अमेरिका में रहता है, फेडरिको फेगिन। अगर आप में से किसी को पता हो, 1973 में सबसे पहले आईबीएम का जो इंटेल का चिप बनाया था वो इसी ने बनाया था। आज वो 83 साल का है। वो ये कहता, उसके आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जाके, वो कहता अब मुझे समझ में आ रहा है इस मटेरियल से कॉन्शियसनेस नहीं बन सकती है, कॉन्शियसनेस से मटेरियल बन सकता है। जैसे पार्टिकल वेव में तब्दील नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा विषयांतर में जाके आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग बचपन में वेव पार्टिकल में तब्दील हो सकती है, अभी माना जाता है पूरा यूनिवर्स एक वेव में है। जहां पर दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होती है, वहां एक एनर्जी का पैकेट बन जाता है। वो एनर्जी का पैकेट आपको पार्टिकल की तरह नजर आने लगता है। तो उनका कहना वेव से पार्टिकल बन सकती है, पार्टिकल से वेव नहीं बन सकता। अब जैसे उसका एक उदाहरण, बड़े बड़े लोग जो आते हैं, मैं तो रैशनलिस्ट हूं, मैं तो वैज्ञानिक हूं, मैं तो ये हूं, तो मैं उनसे कहता हूं भाई तुम एक छोटी सी बात बता दो, ये लाइट है। जब लाइट पानी के अंदर जाती है तो आपने देखा होगा कि वो गहराई उतनी नजर नहीं आती है जितनी एक्चुअल में होती है। क्यों? रिफ्लेक्शन में लाइट बेंड हो जाती है। तो जब मीडियम में लाइट मूव करती है तो वो बेंड हो जाती है, इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर दिखा रही है। पर अगर वो पार्टिकल है तो सूर्य से स्पेस में ट्रेवल करते हुए यहां तक नहीं आ सकती। इसका मतलब वो वहां पर वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो स्पेस में वो वेव है और मीडियम में पार्टिकल है। अब आपको बात बताऊं, ये मैंने क्लास 9-10 में पढ़ा था, उसी समय मेरे मन में विचार आया, अरे अगर इसको लेकर साइंस वाले क्यों कंफ्यूजन में है? हमारे तो कहा गया आत्मा आकाश में अव्यक्त है और शरीर में व्यक्त है। यानी जब एब्सोल्यूट आकाश में है तो उसका वो एक्सप्रेशन नहीं है, जब शरीर में आया, पदार्थ में आया तो एक्सप्रेस हो गया। अब ये चीज आई है तो फिलॉसफी है, और मगर वेव फंक्शन डुअलिटी साइंस है। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं अभी आगे बहुत सी ऐसी चीजें आने वाली हैं जो आने वाले टाइम में आपको ये चीजें दर्शाएंगी, आपको ये चीजें बताएंगी। और इसलिए जो भी लोग हमारे इस डेवलपमेंट के विरुद्ध, हमारे अंदर इस भारत के इस वास्तविक स्वरूप को आगे उभर के नहीं आने देना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग भारत के होने वाले हर परिवर्तन का विरोध करते हैं। वही वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मैंने आपको ये सिर्फ ये साइंस का एक एग्जांपल बताया, उसी प्रकार से आप ये भी समझिए कि आप जो एक लेटेस्ट थ्योरी आ रही है वो ये कहती है कि सब कुछ वेव है। हमारे यहां तो वेव माना ही गया है। मंत्र क्या है? ये तो ध्वनि तरंगे है ना। इसीलिए हमारे जितने ग्रंथ हैं सब तरह ध्वनि में लिखे गए हैं, ध्वन्यात्मक हैं, रिदमिक। वेदों की ऋचाएं रिदमिक है, छंद में, पैरामीटर्स में। वहां से लेके रामचरितमानस की चौपाइयां रिदमिक हैं, 16-16 के 4 पद। दोहे 13-11 13-11 मात्रा रिदमिक है, और भजन रिदमिक है। कोई किसी राग में गाया गया, कोई किसी राग में गाया गया। और इसीलिए भारतीय फिल्मों में गाने ज्यादा होते हैं, पश्चिम में गाने नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा रिदमिक है। और वो रिदम क्या है? वो रिदम एक्सपीरियंस कैसे होता है? जैसे मैं सिर्फ ये कहूं, वो रिदम अंदर जाके एक्सपीरियंस होता, बाहर आके नहीं। ये महाकुंभ में इतने लोग आए, तकरीबन 73 से अधिक देशों के लोग आए, 50 लाख विदेशी आए, और जो 66 करोड़ लोग गए वो किस लिए गए? घूमने फिरने थोड़ी गए, मौज मस्ती करने थोड़ी गए। जो पुराना गाना था ना, वो कौन सा, तो आती क्या खंडाला, क्या करेंगे, जा खंडा खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या।
तो हमारे यहाँ पर्यटन इसके लिए नहीं होता, हमारे यहाँ त्याग और तपस्या के लिए तीर्थाटन होता था। तो आप सोचिए जो वेस्ट वाले लोग आते थे, मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि हम हैं क्या, हम हैं क्या, इसको समझना चाहिए। वेस्ट के लोग आए, वो कहते हैं जिंदगी जीने का टारगेट क्या है। तो एक आया मार्क्स, जिसने कहा पैसा, पैसा हो जाएगा जिंदगी में खुशी खुशी आ जाएगी, सब कुछ पैसा है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दूसरा आया सिगमंड फ्रायड, उसने कहा पैसा नहीं, शारीरिक सुख, शारीरिक सुख मिल जाएगा तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बस अभी तो जानवरों को भी मिलता है और हर चीज में उनको शारीरिक क्षमता हमसे ज्यादा होती है। कुत्ता हमसे 20 गुना अधिक सूंघ लेता है, चील हमसे 200 गुना अधिक देख लेती है किसी भी चीज में। चींटी अपने भार का 8 गुना उठा के चल सकती है, हम अपने भार का बराबर उठा के नहीं चल सकते। तो खैर, उसके बाद एक और आए, वो कोई फ्रेंच थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ नेम एंड फेम के लिए करता है, दुनिया में नाम हो जाए, लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूं। इन्हीं थ्योरी के आधार पर उनका पूरा कॉन्सेप्ट चला है। और विदेशी लोग आते हैं, कुंभ में देखते हैं, नागा साधु को देखते हैं, कहते इसको क्या मिल रहा भाई, ये पैसे के लिए कर रहे हैं ना, ये फिजिकल प्लेजर के लिए कर रहे हैं ना, तो नेम एंड फेम में नहीं चाहते। कोई नागा अपना नाम भी नहीं बताता, बल्कि आपको बात बताएं, कभी कभी आपने सुना होगा कि वो लोग बड़ा रूड बिहेवियर करते हैं। अगर किसी का काम हो भी जाए और वो उनको धन्यवाद देने के लिए जाए तो वो उसको डांट के कई बार गाली गलौज करके भगा देते। तो कहते ये कौन सा ट्रेडिशन है, आप नहीं समझ पाते। हमारे यहाँ कहा गया 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में व्यक्ति को बांधती हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति। यानी पैसा, फिजिकल फिजिकल प्लेजर एंड नेम एंड फेम। तो वो नेम एंड फेम से भी दूर रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई मेरे पास आए और फिर मेरे बारे में बात कहे। इसलिए हम क्या हैं और वो क्या हैं, अगर समझना है तो एक लाइन में समझ सकते हैं। जब आप कुंभ के नागा साधुओं को देखें और वेस्ट की जीवन शैली को देखें कि वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। ये रियल इंडिया है। और ये कब का है, ये ऐसा नहीं कि हम गरीब थे तब का है। जब हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर थे, जब 30 to 35% ग्लोबल जीडीपी हम कंट्रोल करते थे, वो उस दौर का था। तो आप समझिए उस समय जब समृद्धि के शिखर के ऊपर सब लोग बैठे रहते थे, उस समय यह त्याग का आदर्श था। और वो त्याग का आदर्श आज भी हमारे यहां विद्यमान है। लास्ट में एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं। आज के जमाने में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा समाज के हर वर्ग को लड़ाने का जो प्रयास है, उसमें जो मैंने कहा परिवार के अंदर भी लड़ाने का प्रयास है। और उसका सबसे बड़ा आधार जानते क्या बनाया जाता है कि आजकल के यंग बच्चों में कहा जाता है कि भाई अब तो इनका तो प्रेम हो गया, लव मैरिज हो गई, अब माँ बाप तो उसके खिलाफ हैं, तो हम तो उनके अगेंस्ट में हो जाएंगे। तो मैं जो बात पहले भी कह चुका हूं, क्यों झूठ बोलने का प्रयास करते हैं आप साहब। लव तो इतनी बड़ी चीज है कि 99.99% केस में नहीं होता साहब, 0.001% केस में होता है। इसको कहिए फिजिकल अट्रैक्शन मैरिज। क्यों? लव में ब्रेकअप नहीं होता, पर अट्रैक्शन में रिपल्शन भी होता है, फिर रिपल्शन के बाद फ्रस्ट्रेशन भी होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन के बाद डिस्ट्रक्शन भी होता है। मगर प्रेम में एमलगमेशन हो जाता है तो कोई किसी प्रकार का डिवीजन नहीं रह जाता। और वो प्रेम क्या होता है, मैं एक उदाहरण में बताना चाहता हूं। वैसे तो एक उर्दू का शेर और एक हिंदी की कविता बताते हैं। उर्दू का बड़ा फेमस शेर है वसीम बरेलवी का, जो कहते हैं, माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। अब वो बिछड़ने के बाद मरता नहीं है, कौन मार के काट के पीस पीस में करके सूटकेस में भर जाता। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहां जानते हैं क्या प्रेम होता है? रहीम का एक दोहा है, इसका मैं आपको अर्थ पहले बता देता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। चूना होता है और हल्दी,
चूना, लाइम, लाइम पाउडर व्हाइट होता है, हल्दी येलो, दोनों को मिला दीजिए तो रेड हो जाता है सोल्यूशन। ना वो येलो रह जाता है ना वो व्हाइट रह जाता है, यानी दोनों ही अपने स्व अस्तित्व को समाप्त करके एक नया रूप धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने लिखा है रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंग दून, यानी मिलते हुए डबल हो जाता है कलर। जो जर्दी हरदी तजय, यानी पीलापन हल्दी छोड़ दे, तजय सफेदी चून। दोनों अपना अपना एग्जिस्टेंस छोड़ के जब एक साथ एमलगम होते हैं, ये वो चीज होती है। और इसको बच्चों के दिमाग में भरकर जो लड़ाने भिड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इन बातों को लेकर समाज के अंदर जो विकार उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे सब बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है। सारी युवा पीढ़ी को सावधान रहने की जरूरत है। बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए भैया, ये पीतल की नथुनी है, हीरे की नहीं। जो आपको बताया जाता है ये है, कुछ नहीं है, मार्केटिंग का एजेंडा है। और मार्केटिंग से ज्यादा परिवार को तोड़ने का एजेंडा है। क्योंकि मैं लास्ट में एक बात कह दूं, हमारी ताकत दुनिया में क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी तो एक तरफ है, सोसाइटी में हमारी ताकत है परिवार। हमारी यहां फंडामेंटल यूनिट पर्सन नहीं है, फंडामेंटल यूनिट फैमिली है। हमारे यहां कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता था, परिवार के लिए जीता था। माँ बाप बच्चों के लिए जीते थे, भाई बहन एक दूसरे के लिए जीते थे, बच्चे माँ बाप के लिए जीते थे। और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, लता मंगेशकर ने क्यों नहीं शादी की थी? क्योंकि पिताजी की जल्दी डेथ हो गई, तो उन्होंने कहा भाई बहनों का ख्याल कौन रखेगा, तो जीवन भर शादी नहीं किया। ऐसे दर्जनों सैकड़ों उदाहरण आप अपने समाज में इधर उधर देखेंगे। उस परिवार को तोड़ना है। और लास्ट पे ये भी एक बात ऐड कर दूं, उस परिवार से असर जानते क्या पड़ता है? जो हमारी इकोनॉमी है, गुजरात में बहुत ज्यादा विदेश में लोग रहते हैं और सब जाके बहुत जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। उसमें एक कारण जानते क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल तो है। एक ही आदमी एक साथ अपना कैरियर शुरू करता है, छोटा सा कोई काम, किसी दुकान के ऊपर वो सेल्समैन का काम शुरू कर रहा है और छोटे से $2,500-3,000 कमा रहा है। तो जो भारतीय जाएगा वो $3,000 कमाएगा तो कोशिश करेगा $2,000 में काम चला लूं, $1,000 बचा लूं, क्योंकि सेविंग बेस्ड माइंडसेट है। और जो अमेरिका वाला है वो कहेगा $3,000 कमा रहा हूं तो क्रेडिट कार्ड से 3,500 खर्च कर सकता हूं, अगले महीने सेटल कर दूंगा। तो क्या होता है, ये $1,000 बचाता है साल भर के बाद, इसके बाद $10,000 और 10 साल के बाद $1,00,000 होते हैं और 20 साल के बाद ये मिलियनर होता है। और वो क्या होता है, वो आज भी अपनी सैलरी से 10% क्रेडिट पे खर्च करके मौज उड़ा रहा होता है। अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा, सेविंग के लिए मोटिवेट कौन करता है? फैमिली। अगर फैमिली नहीं है तो देयर इज नो मोटिवेशन फॉर सेविंग। और जो सेविंग बेस इकोनॉमी नहीं है, जो क्रेडिट बेस इकोनॉमी है, उसका असर क्या होता है ये आप देख लीजिए। चाहे सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस 2008 लेंडिंग को लेकर ही तो हुई थी, या चाइना में एवरग्रांड की क्राइसिस, दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड बैंकरप्ट हो गई 2004 में, उसने हांगकांग में बैंकरप्सी फाइल कर दी। क्यों? ये कहा तो गया था चरवाक के लिए, पर चाणक्य ने इसको यूज किया है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत पे चले वो समाज के लिए घातक होती है। यानी उधार लियो और घी पियो, यानी क्रेडिट कार्ड पर मौज करो, वो समाज को नीचे ले जाती है। मगर जो सेविंग है वो फैमिली दिखाती है। इसलिए देश को भी बचाना है, देश का मान सम्मान भी बचाना है, सांस्कृतिक स्वाभिमान भी बचाना है और परिवार को भी बचाना है। और जब हम तो वो हैं, G20 समिट हुई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। किसी ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम? सिर्फ हम ही ने कहा है। और हम परिवार की बात सिर्फ दुनिया तक नहीं रहते, हम तो कहते हैं प्रकृति हमारी माता है, ये तो धरती भी माता है। और हम तो जब शांति मंत्र पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, रापः शांति, वनस्पतयः शांति। इतना कॉम्प्रिहेंसिव विचार तो किसी सभ्यता का हो ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग इन विचारों के खिलाफ खड़े हैं वो भारत के उस वास्तविक उद्भव के विरुद्ध खड़े हैं। और जहां मैंने शुरू किया था मैं उसी बिंदु के ऊपर आता हूं। इस गुजरात की धरती से नए भारत का स्वरूप देने वाले सरदार पटेल निकले। इसी भारत की धरती से, इसी गुजरात की धरती से भारत को आज एक नई ऊंचाई पे लेने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निकले।
आज गुजरात की इस धरती को यह संकल्प लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जिसे अमृत काल कहा है, यानी 2047 तक, जो युवा पीढ़ी का ही वर्ष होगा, यानी जब वही पीढ़ी जाके बड़े होकर वहां पर किसी बड़े पदों पे बैठ के काम कर रही होगी, तो उस कालखंड में हमें सावधानी के साथ, जो उन्होंने 5 संकल्प कहे थे, नंबर 1 भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, नंबर 2 इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, नंबर 3 इसके लिए हमको अपनी विरासत पे गर्व करना है, नंबर 4 इसके लिए हमें कर्तव्य का पालन करना है, नंबर 5 कर्तव्य का पालन हमें सामूहिक रूप से करना है। हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। उसका कारण क्या है कि जानते हैं लोग क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो हिंदुत्व का उभार है ये ठीक नहीं है, और हिंदुत्व अलग है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जिसमें मनुष्यत्व नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है, जिसमें पुरुषत्व नहीं है वो पुरुष नहीं है, जिसमें हिंदुत्व नहीं है वो हिंदू नहीं है। और जिनको वो अच्छा लगता था, वो क्या अभी तक पिछले 70-80 सालों में हिंदू भाग रहा था। आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, काबुल में 1947 में 1/3 पॉपुलेशन सिखों और हिंदुओं की थी और 90% बिजनेस था। आप सबने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस जी जब काबुल में जाकर रहे तो एक मेहरोत्रा जी की दुकान पे रहे थे ना जाके, जो ड्राई फ्रूट्स के मर्चेंट। आज कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? भागा। फिर रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और कराची से भागा। फिर उधर याद करिए, बहुत बचपन में सबने गाना जरूर शुरू होगा 50s का, हम लोग जन्म बहुत पहले का, मोरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। रंगून में 75% बिजनेस पे भारतीयों का कब्जा था, भागा। फिर ढाका और चिटगांव से भागा, फिर आजाद भारत में कश्मीर से भागा, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज से भागा, मल्लापुरम और मालदा से भागा। अब भागता हुआ नहीं, जागता हुआ दिख रहा है। बस यही चुनौती सबसे बड़ी देश के सामने उन लोगों को दिखाई पड़ रही है। परंतु यह भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा जागरण किसी को दबाने के लिए नहीं, हमारा जागरण, हमारे अंदर शक्ति क्या है वो अलग बात है, और हम सदैव कंस्ट्रक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। जो मोदी जी ने अपने कृतित्व में दिखाया, इसे एक पंक्ति में कहूंगा, क्योंकि वो आज सोमनाथ की धरती से गए हैं और विश्वनाथ की धरती के सांसद हैं, तो शायद भगवान शंकर से वह प्रेरणा ले रहे हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। सन्यासी हूं, दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं, वनवासी हूं, पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, और शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। परंतु यदि जरूरत पड़ जाए तो पलयंकर हो महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। तो मुझे लगता है भारतीय समाज की यह वह प्रेरणा है जिसे, चूंकि अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी हिंदू जीवन हिंदू तन मन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसी के 2 छंद कह के बात समाप्त करता हूं। हम क्या हैं? मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न जिसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जो दूसरा छंद है वो भारत की वैश्विक सोच को दिखाता है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद।